brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भयंकर जंग की खबर सामने आ रही है। 6 सितंबर 2023 को सैकड़ों की संख्या में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लड़ाके घुसे, पाक फौज के ठिकानों पर गोलाबारी की। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट कहती है, घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद कम से कम 4 पाक सैनिक और टीटीपी के 12 आतंकी मारे गए। कई घायल भी हुए हैं। आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है और ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान से आए आतंकियों ने पाकिस्तान में हमला किया हो, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है। जानेंगे इसके पीछे वजह क्या है और हालिया हमले का क्या नतीजा निकलेगा। ये तो हो गई पड़ोस की बात। अपने यहाँ पर क्या चल रहा है? G20 लीडर समिट की तैयारियां चल रही हैं। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले जमावड़े के लिए दिल्ली एकदम तैयार है। इन तैयारियों और संभावनाओं पर विदेशी मीडिया में क्या कुछ लिखा जा रहा है, ये भी आपको हम विस्तार से बताएंगे, मगर पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान पर हमले और G20 की सुर्खियों पर। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। 6 सितंबर की सुबह 9:46 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पब्लिश हुई खुरासान डायरी नाम के अकाउंट से। क्या लिखा था उस पोस्ट में? अलर्ट, टीटीपी के प्रवक्ता और एक बड़े कमांडर ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में उनके लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल में घुस चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का प्रांत है। इसकी सीमा अफगानिस्तान के कुनार, नूरिस्तान और बादशाह से सटी हुई है। टीटीपी के कमांडर ने फोन पर बताया, हमारे लड़ाकों ने चित्राल में कई गांवों को कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी नेटवर्क का इशू आ रहा है। नेट ठीक होगा तो तस्वीरें भी शेयर करेंगे। पाक फौज ने पहले तो इस रिपोर्ट का खंडन किया, फिर कुछ देर बाद माना कि मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों को सख्त जवाब दिया जा रहा है। बहुत देर तक तस्वीर साफ नहीं हुई। फिर शाम को पाक फौज के मीडिया विंग ISPN ने प्रेस रिलीज जारी की। इसमें अपना पक्ष रखा। क्या क्या उन्होंने बताया? अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना की 2 पोस्ट पर हमला किया। इस इलाके में आतंकी गतिविधियों की जानकारी अफगान सरकार को बता दी गई थी। खतरे को भांपते हुए हमारे जवान पहले से हाई अलर्ट पर थे। उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। मुठभेड़ के दौरान 12 आतंकियों को मार गिराया गया। कई घायल भी हुए हैं। हमारी तरफ से 4 जवानों की मौत हुई है। ISPN ने अपनी प्रेस रिलीज में एक और अहम बात लिखी थी। क्या? हमें उम्मीद थी कि अंतरिम अफगान सरकार अपने दावे पर कायम रहेगी और अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देगी। इस पंक्ति का इशारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ था। और क्यों? क्योंकि हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाक फौज बरसों से उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाए गए। कई मौकों पर टीटीपी को भारी नुकसान भी हुआ। लगा कि अब तब की बात है, इनका बस्ता गोल होने वाला है, मगर जब जब ऐसी नौबत आई, उन्हें पड़ोस के अफगानिस्तान में शरण भी मिली, मदद भी मिली। अफगानिस्तान में क्या है? वहाँ तालिबान है। अफगान तालिबान दोनों अलग अलग देश और काल में पैदा हुए, लेकिन उनके बीच बड़ा याराना रहा है। उनकी विचारधारा और उनका मकसद लगभग एक हैं। वे भी सख्त शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। तालिबान तो लागू कर चुका है, टीटीपी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहती है। इसमें उन्हें अफगान तालिबान का सपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान टीटीपी के नेताओं को अपने यहाँ शरण दे रहा है, उनके मेंबर्स को ट्रेनिंग भी देता है, हथियार भी मुहैया करा रहा है। इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है। ये दोहा अग्रीमेंट के खिलाफ है। और दोहा अग्रीमेंट क्या कहता है? दोहा कतर की राजधानी है। 29 फरवरी 2020 को इसी शहर में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था। इस डील के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर खत्म करने का फैसला लिया था। इस डील को 4 हिस्सों में बांटा गया था। चौथे हिस्से में आतंकी हमलों से सुरक्षा का भरोसा दिया गया था। तालिबान ने वादा किया था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ नहीं होने देगा, अपनी ज़मीन पर आतंकियों को पनाह नहीं देगा। पाकिस्तान दावा करता है कि तालिबान ने कभी इसका पालन नहीं किया। दिलचस्प ये है कि उसी तालिबान की सत्ता में वापसी पर तत्कालीन पाक PM इमरान खान ने तालियां पीटी थी। कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। और तो और फौज के बड़े बड़े जनरलों ने तालिबान के दरबार में हाजिरी भी लगाई थी। टीटीपी की पैदाइश और अफगान तालिबान से उसके संबंधों के बारे में हम विस्तार से पहले भी बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फिलहाल मौजूदा स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इमरान खान की सरकार जा चुकी है, वो अभी जेल में बंद है। फिलहाल कार्यवाहक सरकार वहां काम कर रही है। तालिबान की वापसी को पूरे हो गए हैं 2 बरस और उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगस्त 2023 में उसने महिलाओं के पार्क में घूमने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान का आरोप है कि वो टीटीपी जैसे संगठनों को पनाह दे रहा है। टीटीपी के अलावा इस्लामिक स्टेट भी दोनों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। टीटीपी ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता तोड़ दिया था। उसके हमलों की संख्या बढ़ा दी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अगस्त 2023 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 99 हमले किए। इनमें 112 आम नागरिक और सैनिक मारे गए। ये महीना पिछले 9 वर्षों में सबसे हिंसक रहा है। सरकार और फौज कई मौकों पर तालिबान पर हमले की धमकी दे चुकी है, हालांकि उसने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। आतंकियों को शह देने के आरोपों पर तालिबान क्या कहता है? 3 दिलचस्प बयान सामने आए हैं तालिबान की तरफ से। नंबर 1, 15 जुलाई 2023 को तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था, हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देंगे। नंबर 2, 18 जुलाई को तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने BBC पश्तो को इंटरव्यू दिया। कहा, हमने टीटीपी को अफगानिस्तान में रहने और वहां से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी है। हमने युद्ध का दंश झेला है। हम नहीं चाहते कि वैसा ही दूसरों के साथ भी हो। इस समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्हें हम पर उंगली उठाने के बजाय रास्ता निकालने पर ध्यान देना चाहिए। और नंबर 3, 7 अगस्त को तालिबान के सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला खुंजादा ने अपने लड़ाकों को पाकिस्तान में हमला नहीं करने की हिदायत दी। कहा, अगर कोई अफगानिस्तान से बाहर जिहाद के लिए जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने आरोप भी लगाया कि अफगान नागरिक उसके यहाँ आत्मघाती हमले कर रहे हैं। इन बयानों के बावजूद हमले नहीं रुके। उल्टा अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए सबसे हिंसक साबित हुआ। पाकिस्तान में फिलहाल कार्यवाहक सरकार चल रही है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अगस्त 2023 में शहबाज शरीफ ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। फिर अनावरुल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी निगरानी में अगला आम चुनाव होना है। हालांकि उनके पास अहम मसलों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सत्ता की चाबी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास पहले से है। जब से कार्यवाहक सरकार बनी है, फौज अधिक मुखर होकर सामने आ गई है। जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की राजनीति और शांति को प्रभावित करेगा। तो पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब करते हैं भारत की बात। G20 लीडर समिट में बस 1 दिन का वक्त बचा हुआ है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। इस समिट में दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी और उनका समाधान तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। इस हलचल पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, एक नजर उधर भी डालते हैं। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को सुर्खी बनाया है। जयशंकर ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर राय रखी थी। क्या कहा था, आप खुद सुनिए। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. But I do think my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. Al Jazeera ने सुर्खी लगाई, China President Xi's absence from G20 won't affect summit consensus. India, भारत ने कहा, शी जिनपिंग के G20 में न आने से साझा राय बनाने पर फर्क नहीं पड़ेगा। आगे लिखा, G20 यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बटा हुआ है। जानकारों ने कहा है कि जिनपिंग और पुतिन के न आने से साझा डिक्लेरेशन जारी करने में मुश्किल आएगी, लेकिन जयशंकर ने कहा कि नतीजों को लेकर पहले से कोई राय बनानी नहीं चाहिए। 7 सितंबर को ब्रिटिश मीडिया संस्थान BBC ने क्या सुर्खी लगाई, अब इस पर बात करते हैं। BBC ने सुर्खी लगाई, हाउ इंडिया इज असर्टिंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस एट G20 समिट, यानी G20 समिट के जरिए भारत कैसे अपनी जगह मजबूत बना रहा है। लिखा, अगर आप किसी भी रोज भारत में सड़क पर निकलें तो आपको हर तरफ बॉलीवुड स्टार्स के विज्ञापनों से भरे पोस्टर्स नजर आएंगे, लेकिन पिछले 1 बरस से G20 समिट के पोस्टर्स ने देश के हर एक कोने में अपनी जगह बना ली है। इन पर G20 समिट का लोगो लगा होता है, कमल की गोद में बैठी दुनिया दिखती है। कमल वाले डिजाइन की तुलना सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से भी होती है।
इन सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी इन पोस्टर्स पर दिखाई देती है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत का समय आ चुका है। अब मेल समिट में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। इस समारोह के लिए दिल्ली सज संवर कर तैयार हो चुकी है। मूर्तिधारी फव्वारों, फूलों के गमलों और भारतीय झंडे पूरे शहर में दिखाई देते हैं। कई ऐतिहासिक इमारतों को G20 के लोगों से सजाया गया है। लोगों में सेल्फी का अलग क्रेज हो रखा है। दिल्ली के मशहूर बागों की तकदीर बदल चुकी है। पेड़ पौधों की अच्छे से धुलाई हुई है। वहाँ समिट में हिस्सा ले रहे देशों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन इस सौंदर्यीकरण का एक दूसरा पहलू भी दिखाई देता है। कई झुग्गियों को अस्थायी टेंट से ढका गया है। वहां रह रहे लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया है। भिखारियों को शहर से हटा दिया गया है। अभी पता नहीं चला कि उन्हें कहां पर भेजा गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 की प्रासंगिकता पर लिखा है, सुर्खी लगाई, वाई द G20 कीप्स फॉलिंग एंड स्टिल मैटर्स। G20 क्यों बार बार फेल हो रहा है, फिर भी इसकी अहमियत कम नहीं होती। डेमिन केव लिखते हैं, G20 समिट की सालाना बैठक दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करती है, एक उत्कृष्ट मकसद की खातिर, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए साझा नीति। लेकिन G20 अपने मकसद को पूरा करने में कितना कामयाब रहा और इस बरस भारत में हो रही समिट से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। इस बार की समिट में क्लाइमेट चेंज, आर्थिक विकास, गरीब देशों पर बढ़ता कर्ज और यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर सदस्य देश किसी एक या सभी मुद्दों पर सहमत हुए तो वे साझा डिक्लेरेशन जारी करेंगे। उसके बाद क्या? अगर हकीकत देखी जाए तो धरातल पर अक्सर कुछ भी अमल में नहीं लाया जाता। 1999 में स्थापना के बाद से जारी हुए अधिकतर डिक्लेरेशन हवाई बनकर रह गए, उनका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी शी जिनपिंग पर एस जयशंकर के बयान को सुर्खी बनाया है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपने संपादकीय में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है, जातीय भेदभाव का आरोप लगाया है। लिखा कि मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र का दमन कर रही है। उन्हें अपना विचार प्रमोट करने की बजाय अपने गिरेबां में झांक कर देखने की जरूरत है। फ्रांस के अखबार ला मोंड ने सुर्खी लगाई, टेंशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया अराउंड द G20 रिफ्लेक्ट अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी G20 के वक्त भारत चीन के बीच चल रहा तनाव इंटरनेशनल सिस्टम में दरार का संकेत देता है। आगे लिखा, लंबी तैयारी के साथ आयोजित हुई G20 समिट में जो बाइडेन और पश्चिमी देशों के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये इंडियन मोमेंट के उदय का प्रतीक बन गया, लेकिन अंतिम समय पर एक ऐलान ने सारा मजा बिगाड़ दिया। शी जिनपिंग ने अपनी जगह पर अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार है जब जिनपिंग ने G20 समिट को मिस किया हो और चीन ने इस पर कोई सफाई भी नहीं दी है। क्या ये जो बाइडेन से नजरें बचाने की कोशिश के तहत किया गया है? क्या वे घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या वे मेजबान नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि एशिया का किंग कौन है? G20 समिट पर हमारी नज़र बनी हुई है। ललन टॉप की स्पेशल कवरेज G20 360 डिग्री को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।